नमस्कार। आज हम देखने वाले हैं लुसेंट ऑब्जेक्टिव बुक के मॉडर्न हिस्ट्री का तीसरा चैप्टर ब्रिटिश सत्ता का विस्तार के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाँ, और इस चैप्टर में लगभग 250 प्रश्न दिए गए हैं, तो जाहिर है हम इसे कई भागों में देखेंगे। बिल्कुल। तो आज ये चौथा भाग है और इस वीडियो में हम प्रश्न 91 से 120 तक देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जी बिल्कुल। तो सवाल नंबर 91, सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ? ऑप्शंस हैं फर्रुखशिर, तुस्फी-उद-दरात, मोहम्मद शाह या फिर शाह आलम II। इसका सही उत्तर है मोहम्मद शाह। अच्छा, मोहम्मद शाह। सैयद बंधुओं को तो किंग मेकर भी कहते थे, है ना? हाँ बिल्कुल। सैयद बंधु अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान किंग मेकर के नाम से ही प्रसिद्ध थे। मतलब उन्होंने फर्रुखसियर, रफी-उद-दरजात और रफी-उद-दौला को बादशाह बनाया था। तो फिर उनका पतन कैसे हुआ? देखिए, मोहम्मद शाह ने निजामुल मुल्क और दरबार के दूसरे अमीरों के साथ मिलकर सैयद बंधुओं के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा और फिर 1720 में हुसैन अली खान की हत्या कर दी गई और 1722 में अब्दुल्ला खान को युद्ध में हराकर कैद कर लिया गया, जहां बाद में उनकी मृत्यु हो गई। तो अगला सवाल प्रश्न 92, किस मुगल बादशाह का मूल नाम रोशन अख्तर था? मोहम्मद शाह रंगीला, शाह आलम II, बहादुर शाह II या इनमें से कोई नहीं? हाँ, तो ये थे मोहम्मद शाह रंगीला। रंगीला क्यों कहा जाता था इन्हें? असल में मोहम्मद शाह का शासनकाल 1719 से 1748 तक रहा। उन्हें कला, संगीत और साहित्य में बहुत गहरी रुचि थी, लेकिन प्रशासनिक कामों में मतलब राजकाज में वो उतने ही उदासीन थे। इसीलिए उन्हें रंगीला कहा जाने लगा। और शायद इसी वजह से साम्राज्य का विघटन भी तेजी से हुआ। बिल्कुल। इन्हीं के शासनकाल में 1739 में नादिर शाह का टेरिबल आक्रमण हुआ था और उनके समय में मुगल साम्राज्य बहुत तेजी से बिखरने लगा। इसी से जुड़ा है हमारा अगला सवाल नंबर 93, अवध, हैदराबाद, भरतपुर, रुहेलखंड और फर्रुखाबाद किस मुगल शासक के समय में स्वतंत्र हुए? फर्रुखसियर, मोहम्मद शाह रंगीला, अहमद शाह या शाह आलम II? तो इसका सही उत्तर भी मोहम्मद शाह रंगीला ही है। मतलब जब केंद्र कमजोर हुआ तो प्रांतों ने खुद को आजाद कर लिया। सही कहा। हैदराबाद की स्थापना 1724 में निजामुल मुल्क ने की, अवध की स्थापना सादत खान बुरहानुल मुल्क ने की और बंगाल तो मुर्शिद कुली खान के नेतृत्व में लगभग स्वतंत्र हो ही चुका था। ये सब दिखाता है कि मोहम्मद शाह के समय में केंद्रीय मुगल सत्ता कितनी कमजोर हो गई थी। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न 94 पर। भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? मोहम्मद बिन कासिम, तैमूर लंग, नादिर शाह या अहमद शाह अब्दाली? इसका सही जवाब है नादिर शाह। नादिर शाह का आक्रमण तो बहुत ही विनाशकारी माना जाता है। हाँ, बहुत ज्यादा। नादिर शाह ने 1739 में भारत पर आक्रमण किया था। उसने करनाल के युद्ध में मुगल सेना को बुरी तरह से हराया और वो दिल्ली से प्रसिद्ध तख्ते ताउस यानी मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा लूट कर ले गया। उसकी सैन्य सफलताओं की वजह से ही उसे ईरान का नेपोलियन कहते हैं। अगला सवाल प्रश्न 95, अहमद शाह अब्दाली के प्रथम आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला, अकबर द्वितीय, आलमगीर II या शाह आलम II? इसका सही उत्तर है मोहम्मद शाह रंगीला। अहमद शाह अब्दाली ये तो नादिर शाह का सेनापति था, है ना? जी हाँ, अहमद शाह अब्दाली नादिर शाह का सेनापति था। उसने अपना पहला आक्रमण 1748 में किया था। हालांकि इस आक्रमण को मुगल सेना ने सरहिंद के पास सफलतापूर्वक विफल कर दिया था, पर इसके तुरंत बाद ही मोहम्मद शाह की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, प्रश्न 96, अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कुल 7 बार आक्रमण किए, जिनमें सर्वाधिक 3 बार आक्रमण किस मुगल शासक के समय में हुए? मोहम्मद शाह I, अहमद शाह, आलमगीर II या शाह आलम II? तो इसका सही उत्तर है शाह आलम द्वितीय। अच्छा, शाह आलम द्वितीय के समय में। हाँ, देखिए, शाह आलम द्वितीय का शासनकाल काफी लंबा था, 1759 से 1806 तक, और अब्दाली का सबसे प्रसिद्ध आक्रमण जो 1761 में हुआ, जिसमें पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई, वो भी इन्हीं के समय में हुआ था। अब्दाली के बार बार के हमलों ने उत्तर भारत को राजनीतिक और आर्थिक रूप से बहुत अस्थिर कर दिया था। अब आते प्रश्न 97 पर। किस मुगल शासक का वास्तविक नाम अली गौहर था? बहादुर शाह प्रथम, मोहम्मद शाह प्रथम, बहादुर शाह द्वितीय या शाह आलम द्वितीय? इसका उत्तर है शाह आलम द्वितीय। अली गौहर। जी, अली गौहर आलमगीर द्वितीय का पुत्र था।
अपने पिता की मृत्यु के समय वो बिहार में था और अपने वजीर के डर से दिल्ली नहीं लौट सका। 1764 के बक्सर के युद्ध में वो अवध के नवाब और बंगाल के नवाब के साथ अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा भी था। और इसी से जुड़ा है अगला सवाल, प्रश्न 98। कौन सा मुगल बादशाह विषम परिस्थितियों के कारण 12 वर्ष दिल्ली से दूर निर्वासित के रूप में जीवन बिताया और फिर मराठों की सहायता से दिल्ली की राजगद्दी पर पुनर्स्थापित हुआ? मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय या शाह आलम द्वितीय? ये भी शाह आलम द्वितीय ही थे। तो बक्सर के युद्ध में हार के बाद वो निर्वासित हो गए थे। हाँ, बक्सर के युद्ध में हार के बाद वो अंग्रेजों के संरक्षण में इलाहाबाद में रहने लगा और लगभग 12 साल दिल्ली से दूर रहने के बाद 1772 में मराठा सरदार महादजी शिंदे ने उसे वापस दिल्ली की गद्दी पर बैठाया, लेकिन तब तक वो बस नाम के बादशाह रह गए थे। अगला प्रश्न 99। कौन मुगल बादशाह एक बड़ा शायर भी था, जिसके द्वारा अपने आखिरी समय में कहा गया ये शेर विख्यात है? कितना है बदनसीब जफर के दफन के लिए 2 गज जमी भी न मिली कुएं यार में? बहादुर शाह प्रथम, मोहम्मद शाह प्रथम, अहमद शाह प्रथम या बहादुर शाह द्वितीय? ये थे बहादुर शाह द्वितीय। जफर उनका तखल्लुस था, है ना? जी, बहादुर शाह सेकंड जफर के तखल्लुस से शायरी लिखते थे। वो भारत के अंतिम मुगल सम्राट थे। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने उन्हें कैद कर रंगून भेज दिया और 1862 में वहीं उनकी मृत्यु हुई। बहुत दुखद। अगला सवाल, प्रश्न 100। अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह था शाह आलम 2, अकबर 2, आलमगीर 2 या इनमें से कोई नहीं? हाँ, तो इसका सही उत्तर है शाह आलम 2। इलाहाबाद की संधि के बाद शायद? बिल्कुल सही। 1765 में इलाहाबाद की संधि के बाद शाह आलम 2 को अंग्रेजों से 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन मिली और इसी संधि के तहत मुगल बादशाह ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मतलब राजस्व वसूलने का अधिकार अंग्रेजों को दे दिया। ये भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना में एक मील का पत्थर था। अब अगला सवाल 101। किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? अवध के नवाब, बंगाल के नवाब, कर्नाटक के नवाब या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर है अवध के नवाब। नवाब वजीर क्यों? असल में अवध के दूसरे नवाब सफदरजंग को मुगल सम्राट ने 1748 में अपना वजीर यानी प्रधानमंत्री नियुक्त किया। इसके बाद से ही अवध के नवाबों को नवाब वजीर कहा जाने लगा। ये उपाधि दिखाती थी कि वे नाम मात्र के लिए मुगल सम्राट के प्रतिनिधि हैं पर असल में स्वतंत्र हैं। ठीक है। प्रश्न 102। किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया? गोकुला, राजाराम, चूड़ामण, चूड़ामणि या बदन सिंह? सही उत्तर है चूड़ामणि। अच्छा, चूड़ामण। हाँ, चूड़ामण ने औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो अस्थिरता पैदा हुई उसका लाभ उठाया। उसने जाटों को संगठित कर एक शक्तिशाली राज्य की नींव रखी। उसे ही भरतपुर के जाट राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगला प्रश्न 103। निम्नलिखित में से किसे जाटों का अफलातून, प्लेटो ऑफ जाट्स एवं जाटों का आदरणीय व विद्वान व्यक्ति, द जेट यूलिसिस कहा जाता है? चूड़ामण, बदन सिंह, सूरजमल या इनमें से कोई नहीं? ये उपाधि सूरजमल को दी गई थी। सूरजमल तो काफी प्रसिद्ध शासक थे। बहुत। सूरजमल ने जाट राज्य को उसकी शक्ति के शिखर पर पहुंचाया। उनकी राजनीतिक समझ और कूटनीति की वजह से उन्हें जाटों का अफलातून कहा जाता है। पानीपत की तीसरी लड़ाई के दौरान उन्होंने मराठों को जो सलाह दी थी उसे न मानने का मराठों को भारी नुकसान हुआ था। ठीक है, अब बंगाल की तरफ चलते हैं। प्रश्न 104। मुर्शीद कुली जाफर खान को बंगाल 1717 ईस्वी में तथा उड़ीसा 1719 ईस्वी की सूबेदारी किस मुगल बादशाह से मिली? बहादुर शाह 1, जहांदार शाह, फर्रुख सियर या मोहम्मद शाह 1? इसका सही जवाब है फर्रुख सियर। तो फर्रुख सियर के समय में वो बंगाल के सूबेदार बने। जी, मुर्शीद कुली खान को पहले औरंगजेब ने बंगाल का दीवान नियुक्त किया था। फर्रुख सियर के शासनकाल में वो बंगाल का सूबेदार बना, जिससे दीवानी और निजामत दोनों अधिकार उसके पास आ गए। वो बंगाल का पहला स्वतंत्र नवाब माना जाता है जिसने बंगाल को असल में मुगल नियंत्रण से मुक्त कर दिया था। प्रश्न 105। किसने मुर्शिदाबाद की स्थापना की तथा उसे ढाका के स्थान पर बंगाल की राजधानी बनाई? मुर्शीद कुली जाफर खां, शुजाउद्दीन, अली वर्दी खां
या सिराजुद्दौला। ये थे मुर्शीद कुली जाफर खां। उन्हीं के नाम पर शहर का नाम मुर्शिदाबाद पड़ा। हाँ बिल्कुल, मुर्शिदाबाद का नाम मुर्शीद कुली खां के नाम पर ही पड़ा। राजधानी बदलने का मुख्य कारण प्रशासन पर बेहतर नियंत्रण स्थापित करना था। ये शहर 1772 तक बंगाल की राजधानी बना रहा, जब तक ब्रिटिशों ने राजधानी को कलकत्ता नहीं बना दिया। अगला सवाल, 106 बंगाल के शासक मुर्शीद कुली खां एवं अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच विवाद का सर्वप्रमुख कारण क्या था? पहला ऑप्शन है मुगल बादशाह फर्रुख सियर द्वारा 1717 में जारी फरमान की मुर्शीद अली जाफर खां एवं ब्रिटिश कंपनी द्वारा अलग अलग व्याख्या। दूसरा, अंग्रेजों का मुर्शीद कुली जफर खां पर हमला। तीसरा, कलकत्ता की किलेबंदी, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सबसे प्रमुख कारण पहला ही ऑप्शन है, मुगल बादशाह फर्रुख सियर द्वारा 1717 में जारी फरमान की दोनों पक्षों द्वारा अलग अलग व्याख्या। ये फरमान क्या था और इससे विवाद कैसे हुआ? देखिए, 1717 के फरमान ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में बिना चुंगी दिए व्यापार करने की छूट दी थी, जिसे दस्तक कहते थे। लेकिन कंपनी के कर्मचारी इस दस्तक का उपयोग अपने निजी व्यापार के लिए भी करने लगे। इससे बंगाल के खजाने को बहुत नुकसान हो रहा था। मुर्शीद कुली खान ने इसका कड़ा विरोध किया और यही मुद्दा बाद में प्लासी के युद्ध का एक प्रमुख कारण बना। ठीक है। प्रश्न 107, किस मुगल बादशाह ने 1733 ईस्वी में बिहार की सूबेदारी बंगाल के नवाब शुजाउद्दीन को प्रदान की? बहादुर शाह आई, फर्रुख सियर, मोहम्मद शाह रंगीला या अहमद शाह आई? इसका सही उत्तर है मोहम्मद शाह रंगीला। तो बिहार भी बंगाल के नवाब के अधीन आ गया? जी हाँ, शुजाउद्दीन मुर्शीद कुली खान का दामाद और उत्तराधिकारी था। बिहार को बंगाल के अधीन करने से बंगाल के नवाब की शक्ति और संसाधन बहुत बढ़ गए। ये मुगल बादशाह की घटती शक्ति का एक और उदाहरण था। अगला सवाल काफी दिलचस्प है। प्रश्न 108, बंगाल के किस नवाब ने यूरोपीय लोगों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की, जिसे यदि न छेड़ा जाए तो शहद देगी, पर यदि छत्ते के साथ छेड़छाड़ की गई तो मधुमक्खियां काट काट कर प्राण ले सकती थी? अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला, मीर जाफर या मीर कासिम? ये मशहूर कथन अलीवर्दी खां का है। मतलब वो यूरोपियों की ताकत को समझते थे। हाँ बिल्कुल, वो उनकी सैन्य शक्ति से परिचित था और उनसे सीधे टकराव से बचना चाहता था। उसने अंग्रेजों और फ्रांसीसियों को कलकत्ता और चंद्रनगर में किलेबंदी करने की इजाजत नहीं दी। वो उनसे नियमित रूप से धन तो वसूलता रहा, लेकिन उनके व्यापार में ज्यादा बाधा नहीं डाली। प्रश्न 109, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता तथा फ्रांसीसियों द्वारा चंद्रनगर की किलेबंदी सुदृढ़ करने का विरोध करते हुए बंगाल के किस नवाब ने कहा, तुम व्यापारी हो, तुम्हें किले का क्या करना है, मेरे संरक्षण में रहते हुए तुम्हें शत्रुओं का कोई भय नहीं? शुजाउद्दीन, सरफराज खां, अलीवर्दी खां या सिराजुद्दौला? ये कहा था सिराजुद्दौला। अलीवर्दी खां के उत्तराधिकारी जी। सिराजुद्दौला 1756 में नवाब बना। उसने अंग्रेजों और फ्रांसीसियों को अपनी बस्तियों की किलेबंदी रोकने का आदेश दिया। फ्रांसीसी तो मान गए, लेकिन अंग्रेजों ने आदेश की अवहेलना की। यह नवाब के अधिकार को सीधी चुनौती थी और यहीं से संघर्ष शुरू हुआ। अब आते हैं प्रश्न 110 पर। बंगाल का वो नवाब कौन था जो जानता था कि वो अंग्रेजों को बंगाल की भूमि से निकाल बाहर कर सकता है, किंतु ऐसी स्थिति में उसके ही शब्दों में समुद्र में आग लग जाएगी? अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला, मीर जाफर या मीर कासिम? यह भी अलीवर्दी खां ने ही कहा था। समुद्र में आग लग जाएगी, इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था कि अंग्रेजों को जमीन पर तो हराया जा सकता है, लेकिन उनकी नौसैनिक शक्ति बहुत मजबूत थी। अलीवर्दी को डर था कि अगर उसने अंग्रेजों को जमीन से खदेड़ा तो वे समुद्र से बंगाल के व्यापार को पूरी तरह से ठप कर देंगे। यह उसकी दूरदर्शिता दिखाता है। प्रश्न 111, बंगाल के किस नवाब ने अपने उत्तराधिकारी को ये सलाह, तीनों अंग्रेज, फ्रांसीसी एवं डच को एक साथ निर्बल करने का विचार मत करना। इन तीनों में अंग्रेज सबसे सशक्त है, पहले उसका अंत करना और अन्य तुमको विशेष कष्ट नहीं देंगे। अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला, मीर जाफर या मीर कासिम? ये सलाह भी अलीवर्दी खां ने ही दी थी अपने उत्तराधिकारी सिराजुद्दौला को। जी, अपनी मृत्यु से पहले। ये दिखाता है कि वो अंग्रेजों को सबसे बड़े खतरे के रूप में दिखता था, लेकिन सिराजुद्दौला इस सलाह का प्रभावी ढंग से पालन नहीं कर सका। ठीक है। अगला सवाल 112, बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन हुआ? सिराजुद्दौला, सरफराज, मीर जाफर या मीर कासिम? इसका उत्तर है सिराजुद्दौला।
सिराजुद्दौला उनके नाती थे, सही है? हाँ, सिराजुद्दौला अली वर्दी खां की सबसे छोटी बेटी का पुत्र यानी उनका नाती था। अली वर्दी खां का कोई बेटा नहीं था, इसलिए उन्होंने सिराजुद्दौला को अपना उत्तराधिकारी चुना था। लेकिन इस उत्तराधिकार का परिवार में ही विरोध हुआ, जिसका अंग्रेजों ने पूरा फायदा उठाया। प्रश्न 113। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला तथा ब्रिटिश कंपनी के बीच विवाद के क्या कारण थे? पहला, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ते की किलेबंदी। दूसरा, अंग्रेजों द्वारा दस्तक का दुरुपयोग। और तीसरा, भगोड़े कृष्ण वल्लभ को कलकत्ता में अंग्रेजों द्वारा शरण देना। इन कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो, या एक, दो और तीन? इसका सही उत्तर है 1, 2 और 3, यानी तीनों ही कारण सही हैं। तो ये सभी कारण मिलकर संघर्ष की वजह बने। जी, किलेबंदी नवाब की संप्रभुता का उल्लंघन था। दस्तक की दुरुपयोग से राज्य को आर्थिक हानि हो रही थी। और कृष्ण वल्लभ, जिस पर गबन का आरोप था, उसे शरण देना नवाब के न्यायिक अधिकार को चुनौती देना था। इन्हीं विवादों के चलते प्लासी का युद्ध हुआ। अगला प्रश्न 114। बंगाल के नवाब मीर जाफर ने कठपुतली मुगल बादशाह शाह आलम II से क्लाइव को साहब जंग की उपाधि एवं कुछ क्षेत्रों की जमींदारी दिलाई। क्लाइव की जागीर कहलाने वाले उस क्षेत्र की पहचान करें। 24 परगना, नदिया, वर्धमान या इनमें से कोई नहीं? वो क्षेत्र था 24 परगना। ये तो मीर जाफर का इनाम था क्लाइव के लिए। हाँ बिल्कुल, प्लासी के युद्ध के बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया और ये क्लाइव को उसकी सेवाओं के लिए दिया गया इनाम था। 24 परगना जिले की जमींदारी से जो भी राजस्व आता था वो सीधे क्लाइव को जाता था। प्रश्न 115। बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर को राजधानी क्यों बनाया? पहला ऑप्शन है, वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्र में वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप न हो। दूसरा, बंगाल के गवर्नर वेंसिटार्ट ने उसे ऐसा करने के लिए दबाव डाला था। तीसरा, मुंगेर के रमणीक वातावरण से वह बहुत प्रभावित था, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब पहला ही है। वो मुर्शिदाबाद के षड्यंत्र में वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप ना हो। तो वो एक स्वतंत्र शासक की तरह काम करना चाहता था। जी, मीर कासिम एक योग्य और स्वतंत्र सोच वाला शासक था। मुंगेर में उसने अपनी सेना को यूरोपीय तर्ज पर प्रशिक्षित करने की कोशिश की और वहां तोप और बंदूक बनाने का कारखाना भी स्थापित किया। प्रश्न 116। बंगाल के किस नवाब ने ब्रिटिश कंपनी के गवर्नर को लिखा, आपके भद्र पुरुष इस प्रकार व्यवहार करते हैं, वे समस्त देश में गड़बड़ी फैलाते हैं, लोगों को लूटते हैं तथा मेरे अधिकारियों का अनादर करते हैं तथा उन्हें शारीरिक यातना देते हैं? अली वर्दी खां, सिराजुद्दौला, मीर जाफर या मीर कासिम? ये खत मीर कासिम ने लिखा था। ये दस्तक के दुरुपयोग के बारे में ही था? हाँ, ये पत्र कंपनी के कर्मचारियों द्वारा दस्तक के दुरुपयोग और उनकी ज्यादतियों को बताता है। मीर कासिम ने इन ज्यादतियों को रोकने की कोशिश की, जिससे उसके और अंग्रेजों के बीच तनाव बहुत बढ़ गया। अगला प्रश्न 117। बंगाल के किस नवाब ने 2 वर्षों के लिए सभी व्यापारियों के लिए समस्त व्यापारिक करों एवं चुंगियों को खत्म कर एक बड़ा असाधारण कदम उठाया था? अली वर्दी खां, सिराजुद्दौला, मीर कासिम या मीर जाफर? ये कदम मीर कासिम ने उठाया था। ये तो बहुत बड़ा फैसला था। ऐसा क्यों किया उसने? जब मीर कासिम अंग्रेजों को दस्तक का दुरुपयोग करने से नहीं रोक पाया, तो उसने सभी व्यापारियों के लिए, चाहे भारतीय हो या ब्रिटिश, आंतरिक व्यापार को कर मुक्त कर दिया। इसका उद्देश्य ब्रिटिश व्यापारियों को मिलने वाले अनुचित लाभ को समाप्त करना था। अंग्रेजों ने इसका घोर विरोध किया और यही बक्सर के युद्ध का तात्कालिक कारण बना। प्रश्न 118। क्लाइव एवं मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच हुए इलाहाबाद की प्रथम संधि के संदर्भ में इन कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, शाह आलम द्वितीय को कड़ा व इलाहाबाद के जिले दिए गए। दूसरा, कंपनी को 26 लाख रुपए सालाना के बदले बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से मिली। और तीसरा, हैदराबाद के उत्तर के जिलों को अंग्रेजों के जागीर के रूप में मान्यता दी गई। इनमें से कौन से कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो, या एक, दो और तीन? इसमें 1, 2 और 3 तीनों ही कथन सही है। तो इस संधि ने ही भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी। बिल्कुल, यह संधि बक्सर के युद्ध में हार के बाद हुई। दीवानी का अधिकार मिलने से कंपनी को कानूनी रूप से राजस्व वसूलने का अधिकार मिल गया और वे असल में भारत के शासक बन गए। अब आते हैं प्रश्न 119 पर। इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 किन के बीच हुई? शाह आलम II एवं क्लाइव, शुजाउद्दौला एवं क्लाइव,
मीर कासिम एवं क्लाइव या इनमें से कोई नहीं? इलाहाबाद की दूसरी संधि शुजाउद्दौला एवं क्लाइव के बीच हुई थी। शुजाउद्दौला, जो अवध का नवाब था। जी। इस संधि के तहत शुजाउद्दौला को 50 लाख रुपए युद्ध हर्जाने के रूप में कंपनी को देने पड़े और अवध को एक बफर स्टेट बना दिया गया। और आज का आखिरी सवाल, प्रश्न 120। कर्नल क्लाइव का गधा या सियार की संज्ञा किसे दी गई थी? सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम या नजमुद्दौला? यह अपमानजनक उपाधि मीर जाफर को दी गई थी। क्यों? क्योंकि वो पूरी तरह से क्लाइव और अंग्रेजों पर निर्भर था। उसने प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात किया था और नवाब बनने के बाद उसने अंग्रेजों की सारी वित्तीय मांगों को पूरा करने के लिए बंगाल का खजाना खाली कर दिया। ये उपाधि उसकी शक्तिहीनता और विश्वासघात का प्रतीक है। तो ये थे मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अब श्रोताओं के लिए एक प्रश्न, बक्सर का युद्ध कब और किन किन शक्तियों के बीच लड़ा गया था? इसका उत्तर कमेंट में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द मिलते हैं इस वीडियो के अगले भाग के साथ। नमस्कार।